वेलकम टू एकलव्य स्नातक। करेंगे आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉमर्स का सब्जेक्ट जिसका नाम है फाइनेंस फॉर एवरीवन। यूनिट 2 चल रही है। यूनिट 2 का लेसन नंबर 2 करेंगे। लेसन 1 और यूनिट 1 हम पहले कर चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है फाइनेंस फ्रॉम बैंक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। फर्स्ट यूनिट कवर हो चुकी है, यूनिट 2 का फर्स्ट लेसन भी हो चुका है। आज हम करेंगे लेसन नंबर 2। देखिए ये जो है आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो सेल्फ असेसमेंट के हैं। इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आप ये सारे के सारे होपफुली अटेंड कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर का पीडीएफ आपको मिल जाए तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम के एकलव्य स्नातक 1 के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको फैक्ट्स जानने का बेहद शौक है, नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो जल्दी से जाकर फैक्ट्स विद भारत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पर सारा का सारा यूजफुल कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंस फॉर बिजनेसेस, यानी कि जितने भी बिजनेसेस होते हैं उनको पैसे की जब हेल्प चाहिए होती है तो किस किस तरीके से मिलती है, कैसे कैसे फाइनेंस की सर्विसेज उनको अवेल होती है, यही सब आज हम पढ़ेंगे। देखिए जो बैंक्स होते हैं वो डिफरेंट लेवल पर, इकोनॉमी के जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं उनमें प्रोवाइड करते हैं फंड्स को डिफरेंट, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर एक ग्रुप का, कॉरपोरेशन का ग्रुप हो। इन किसी भी लेवल पर इंडिविजुअल से लेकर बिजनेस से लेकर कंपनीज तक सबको हेल्प करते हैं बैंक्स। जो बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, किस किस तरीके से पैसे प्रोवाइड करते हैं, वही हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से तरीके हो सकते हैं लोन लेने के, एक फाइनेंस की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए। सबसे पहले आता है माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस को एक तरह से माइक्रो क्रेडिट भी कहा जाता है। ये एक तरह की ऐसी सर्विस होती है बैंक की जो प्रोवाइड करती है ऐसे लोगों को लोन जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, जिनके पास काम नहीं होता या जो उनकी इनकम होती है वो काफ़ी लो होती है, या कोई ग्रुप ऐसा हो सकता है जिनको फाइनेंशियली नीड की ज़रूरत होती है, तो इस तरह के लोगों को वो हेल्प करती है जो पैसे को एक्सेस नहीं कर पाते, जिनको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे लेवल पे चाहिए होता है ना पैसे, उनको उनको ये अवेल कराती है अपनी सर्विसेज। अब जो इसका जो मेन उद्देश्य होता है माइक्रो फाइनेंस का वो क्या होता है कि ये एहसास कराना कि भाई आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, आप अपने बिजनेस के लिए सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं, पैसे की जो हेल्प है आपकी हो जाएगी। जो माइक्रो फाइनेंस होता है वो ऑफर करता है स्मॉल लोन, छोटे छोटे लोन्स देता है जिसको आप माइक्रो लोन्स भी कह सकते हैं। अगर आपने सुना होगा मुद्रा मुद्रा योजना, तो जो उसकी फुल फॉर्म है पहले ये जान लीजिए। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी होती है जो एक तरह से क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है, कि जिसमें से आपके मेन जो नाम है वो याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छे हैं सुनने में, शिशु, किशोर, तरुण, यानी कि ये 3 ऐसे जो है माइक्रो फाइनेंस के एग्जाम्पल हैं जो मुद्रा योजना जो है, जो गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जाती है। ये दिए जाते हैं लोन, लेकिन किन पे, यानी कि जो नॉन फार्मिंग सेक्टर होते हैं, जो कृषि से अलग जो सेक्टर्स होते हैं, उनमें ये जो फैसिलिटी है ये दी जाती है, जिनका मेनली नाम क्या है, शिशु, किशोर या तरुण। ठीक है, अब आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। काफ़ी मज़ेदार है ये। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट की जो सर्विस होती है, जो ये फ़ायदा होता है बहुत ही अच्छा होता है। ये क्या करता है, आपकी ट्रांजैक्शन को कवर करता है। जब आपके अकाउंट में ज़ीरो होता है तब भी ये आपको इंस्टेंट पैसे अवेल करा देता है। अब देखिए ये जो सर्विस होती है ये एक तरह से ऐसे ऑफर करती है, एक अकाउंट होल्डर को ऐसी ऑफर देती है जो आपका कहते हैं, खासकर जो ये सूट करता है ना, ये बिजनेस वालों को सूट करता है, या फिर जिसको पैसे इमरजेंसी में चाहिए होता है, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, इससे क्या होता है, जल्दी से आपको पैसे मिल जाते हैं और ये बहुत ही ये आसान होता है, लोन अप्लाई करने से भी ज़्यादा ये आसान आसान होता है। और इसका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो काफ़ी कम होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। सबसे पहले जान लीजिए जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी कम होता है। अब एग्जाम्पल से समझेंगे, देखिए कि बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है। देखिए आपके पास एक अकाउंट है, अब उस अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं, लेकिन आपको ज़रूरत है 12 लाख की, तो आपने अकाउंट में तो 10 लाख है लेकिन निकाल लिए 12 लाख। अब आप सोचिए कि 2 लाख एक्स्ट्रा निकाल दे, यही तो ओवरड्राफ्ट का मतलब हो, यानी कि जितने हो उससे ज़्यादा निकाल लेना। तो यहाँ पे बिजनेस के लिए आपने निकाल लिए 12 लाख, अब आपने कितने एक्स्ट्रा निकाले, आपने 2 लाख एक्स्ट्रा निकाले। तो जो बैंक है ना वो इन 2 लाख के ऊपर क्या करेगा, इंटरेस्ट
लेगा। यही होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि आपकी हेल्प करना, इमरजेंसी में आपको पैसे मिलना, जो कि लोन से भी ज़्यादा ईज़ी होता है, डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है और आपका ज़ीरो अकाउंट भी हो जाएगा तो भी आपको फैसिलिटी अवेल हो जाती है। देखिए अब आता है कैश क्रेडिट। क्या आता है? कैश क्रेडिट। ये एक तरह का शॉर्ट टर्म का क्रेडिट होता है जो बैंक्स देते हैं छोटे या बड़े बिजनेसेस के लिए। ये क्या करता है? ये एक तरह से टेक केयर करता है आपकी वर्किंग कैपिटल्स को, यानी कि जो आपकी पैसे की जो ज़रूरत है उसको क्या करता है? टेक केयर करता है। ये एक तरह से शॉर्ट टर्म होता है, रीपेमेंट क्रेडिट होता है, यानी कि आपने पैसे निकाल लिए, फिर आप 12 महीने के अंदर उसको क्या कर लो? रीपे कर दो। ठीक है। क्या होता है फिर? जो बैंक्स होते हैं वो क्रैश क्रेडिट को, बिजनेस को क्या करते हैं, जो यानी कि इसको लेने के लिए आपके पास जो मेनली होना चाहिए, आपके पास एक क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए और आपके पास जो होती है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना चाहिए, यानी कि आप कैपेबल होना चाहिए देने के लिए। ये क्या करता है? जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। किससे कम होता है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से भी ज़्यादा कम होता है। यानी कि जो इस ऑफर को आपको अगर इस्तेमाल करना है तो आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है। जो आप अब इस एक तरह से शॉर्ट टर्म है, आप इसको रीपे कर सकते हैं 12 महीने के अंदर। अब देखिए मोर्टगेजेस क्या होता है? देखिए मोर्टगेज का मतलब होता है किसी चीज़ को गिरवी रखना। यहाँ पर आप क्या करते हैं कि किसी भी इमूवेबल एसेट को या प्रॉपर्टी, इमूवेबल मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, जैसे कि ज़मीन, तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके बदले में आपने लोन ले लिया, ये एक तरह की सिक्योरिटी होती है। जब आप नहीं रीपे कर पाते तो वो आपका जो एसेट है उसको सेल आउट करके उस चीज़ को क्या कर लेते हैं? रिकवर कर लेते हैं। ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है आपके बीच में और लेंडर के बीच में, जो ये अलाउ करता है कि उसके पास जो अधिकार हैं वो आपको लोन देने के पास चले जाएंगे। यानी कि अगर आपने अपनी चीज़ किसी के पास गिरवी रख दी है, बैंक के पास गिरवी रख दी है, तो भैया अब जो हक हक आपके पास थे ना, वही हक उसके पास भी चले जाएंगे। अगर आप पैसे देने की स्थिति में फेल हो जाते हैं तो वो क्या कर सकता है? वो उसको बेच सकता है और विद इंटरेस्ट अपना क्लेम ले सकता है। जो मॉर्टगेज लोन्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं? बाय टू होम, यानी कि एक घर को बेच सकते हैं, या जो लिया जाता है, सॉरी, जो मॉर्टगेज लोन होता है वो नॉर्मली क्या लिया जाता है? भाई घर खरीदना है तो बैंक ने पैसे पेपर रख लिया, आपको लोन दे दिया, भाई घर के बदले आपको घर दे दिया, अब पैसे भी दे दिए, लेकिन कागज़ जो है वो अपने पास रख लिए। ठीक है। अब क्या है? पैसे भी देता है ये, यानी कि आपके आपके घर के डॉक्यूमेंट रख लिए और आपको पैसे भी दे दिए। ठीक है। फिर या फिर क्या देखिए, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि यहाँ पर आप जब तक उस ज़मीन को बेच नहीं सकते हैं, जब तक आपकी और उसकी डील का जो एग्रीमेंट है वो फुलफिल ना हो जाए। यानी कि आपने लोन ले लिया लेकिन आप चाह रहे हैं वो बेच भी दो, तो ऐसा नहीं होता। या तो आपको मॉर्टगेज लोन में क्या होता है, या तो आपको घर खरीदना है, आपने घर खरीद लिया लोन के थ्रू, लेकिन जो उसके कागज़ हैं वो बैंक ने रख लिए, या फिर आपने ज़मीन के कागज़ रख के लोन ले लिया और उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है। तो ये मॉर्टगेज होता है। अब आता है रिवर्स मॉर्टगेज। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। रिवर्स मॉर्टगेज जो होता है वो स्पेशली सूटेड होता है, जो सूट करता है ये सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो जो 60 साल के लोग होते हैं जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी होती है वो इस तरह के लोन को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि उनको जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको जो पैसा मिलता है वो अपने प्रॉपर्टी के थ्रू मिलता है। एक पीरियोडिक मैटर में एक सर्टेन जो टाइम होता है उसके अनुसार उनको पैसा मिलता रहता है। ये एक तरह से जो बैंक होता है ना उनको पैसा देता रहता है पीरियडिकली। ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं? रिवर्स मॉर्टगेज, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी दे दी और फिर बैंक से टाइम टू टाइम पैसे लेते रहते हैं, इसीलिए इसको रिवर्स मॉर्टगेज कहा जाता है। अब आता है हाइपोथिकेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो हाइपोथिकेशन होता है एक तरह का ऐसा प्रोसेस होता है कि भाई आपने लोन तो लिया लेकिन अपनी चीज़ दूसरे को दे दी कि भाई यूज़ कर लो उसको। ठीक है। यानी कि आपने तो पैसा ले लिया लेकिन अपनी कार मान लीजिए ली है तो उनके भाई तू ये कार चला ले, मैंने तेरी लोन लिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भैया आपने अपने पैसे ले लिए, लोन ले लिया, आपको जो नीड है, और अपने एसेट को यूज़ करने की आज़ादी उसको दे दी एक्सचेंज फॉर अ लोन। अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, यानी कि अगर आप एग्री हैं कि भाई आपके पास कार है, आपने लोन लिया कि आप उस कार को यूज़ करने के लिए किसी को दे दे। ठीक है। सिक्योर लोन्स, यानी कि भाई सामने वाले को भी तसल्ली है कि मेरे पास कुछ चीज़ है ताकि अगर ना पे दे पाए तो मैं इसकी कार ले लूँगा। ठीक है। तो अगर आप
नहीं दे पाते हैं तो जो लेंडर है जिसने आपको पैसे या लोन दिया है वह आपकी कार को वापस पोजेस कर लेगा, रख लेगा। तो यानी कि जो लेंडर होता है उसे हाइपोथिकेटर कहते हैं और जो बोरोवर होता है उसे हाइपोथिकेट कहा जाता है। टेक्नोलॉजीज जो हैं या कौन कौन सी ऐसे तरीके हैं जो बैंक के द्वारा इजीली पैसे को एक्सेस करने के लिए जो फैसिलिटी दी गई है उनको अब पढ़ेंगे हम। अब आता है, सबसे पहले आता है कैशलेस बैंकिंग, यानी कि ऐसी बैंकिंग जहां पर कैश ही ना हो, यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शन जो आपको अलाउड करती है, एक्सेप्ट करती है बिना कैश के, हार्ड कैश की ज़रूरत नहीं होती। जो ट्रांजैक्शन होती है वो बिल्कुल कैशलेस होती है, ठीक है, और ये एक्सेप्ट की जाती है ऑनलाइन तरीके से। अब इसके कौन कौन से तरीके होंगे जिसमें कैशलेस बैंकिंग शामिल है? इसके अंदर क्रेडिट कार्ड हो सकता है, डेबिट कार्ड हो सकता है, चेक हो सकता है, डीडी हो सकता है, नेफ्ट हो सकता है, आरटीजीएस हो सकता है, या ऐसा कोई ऑनलाइन माध्यम जो कैश की ज़रूरत को ख़त्म करे, यानी कि ऐसा कोई तरीका जिसमें कैशलेस ही होना चाहिए, उसमें हार्ड कैश ना हो। ठीक है, ये एक तरह की जो है प्लास्टिक मनी ही तो है, यानी कि आपके पास हार्ड कैश नहीं है लेकिन फिर भी आपके पास पैसा है, लेकिन वो प्लास्टिक मनी कैसे, किसके थ्रू है? डेबिट कार्ड्स हो सकता है, क्रेडिट कार्ड्स हो सकता है, मोबाइल वॉलेट भी हो सकता है। ये आपको कंफर्ट फील करा देता है कि भाई आपके पास कैश तो है आपके वॉलेट में, लेकिन वो क्या है? कैशलेस है, यानी कि पैसा है भी और नहीं भी। और ये एक तरह का ग्रेट एडवांटेज होता है, क्योंकि एक तरह सिक्योरिटी होती है कि ज़्यादा अमाउंट भी आप लेके घूम रहे तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि भाई चोरी हो गया। जो बैंक कार्ड्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए डेबिट कार्ड्स हो गया या क्रेडिट कार्ड्स हो गया, ये क्या होता है? ये मोस्ट पॉपुलर कैशलेस मेथड हो गए हैं आज के टाइम में, जिसमें क्या होता है कि क्यूआर कोड जो होता है, जो क्यूआर कोड होता है, जो देखिए उसका जो फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए, उसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। ये एक तरह का जो कंज्यूमर है उसको अलाउ करता है कि भाई स्कैन करके जो आप अपनी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह का स्क्वायर ग्रिड होता है, ये तो आप जानते ही हैं, जिसके अंदर एक पैटर्न बना होता है और जो उसके आजकल के जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो उसको क्या कर लेता है? स्कैन कर लेता है और रीड करके जो आपकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको डन कर देता है। अब आ जाता है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग क्या होता है? इंटरनेट बैंकिंग। ये एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा डिज़ाइन किया गया मेथड है जिसमें आप ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, जो आपको आसानी से आपके पैसे को यूज़ करने के और सेफ रखने के तरीके देती है, यानी कि आप आसानी से अपने पैसे को ईजिली सेफ तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये एक तरह का सेफ, फास्ट और इजी तरीका है, एफिशिएंट तरीका है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपने सर्विसेज को लेने का, जो आपको क्या करता है? 24/7 आपके पैसे को एक्सेस करने की आज़ादी देता है। लेकिन बैंक में ऐसी आज़ादी नहीं होती, वहाँ पे आपको टाइम पीरियड का जो है वो फॉलो करना पड़ेगा कि भाई सुबह जाना है, दोपहर जाना है, शाम में आपको देखना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? कोई टाइम पीरियड नहीं होता, ये आपको 24 आवर्स की फैसिलिटी सातों दिन अवेल कराते हैं। ये एक तरह की वर्चुअल बैंकिंग है, यानी कि अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग की बात करो तो आप समझ सकते हैं एक आभासी बैंकिंग, वर्चुअल है, सब कुछ हो रहा है लेकिन रियल में कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, ई बैंकिंग जो होती है वो क्या क्या सर्विसेज ऑफर करती है? देखिए, मोबाइल बैंकिंग हो गया, ईसीएस हो गया, स्मार्ट कार्ड्स हो गए, ईएफटीएस हो गए, टेली बैंकिंग होगी, मोबाइल बैंकिंग हो गई है। ठीक है, यानी कि ई बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग होती है जहाँ पे इजीली आप सब कुछ कर सकते हैं, कभी भी 24 घंटे में कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। ठीक है, तो एक तरह की सेफ तरीका है, आपके पास हार्ड कैश नहीं होता है। अब मोबाइल बैंकिंग में क्या होता है? मोबाइल बैंकिंग में एक ऐसी जो आपकी क्रियाकलाप होते हैं जहाँ पे आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं मोबाइल डिवाइस के थ्रू। ठीक है, चाहे वो सेल फोन हो या टैबलेट हो। अब आ जाए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ठीक है, यानी कि इसको ईसीएस बोलते हैं, यानी कि ये भी एक ऐसा तरीका है जो आप ट्रांसफ़र करते हैं फंड्स को इलेक्ट्रॉनिकली, आप उस पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं। जो इसका मेन उद्देश्य है, जो खासियत है, वो है बल्क में, यानी कि झुंड में बहुत सारा ट्रांजेक्शन आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह का ऐसा मेथड होता है जहाँ पर, सॉरी, एक तरह का ऐसा रिपीटेटिव, यानी कि जो फंड्स का है वहाँ पे रिपीटिशंस होता है और बार बार होता है, पीरियडिक नेचर होता है, यानी कि होता ही रहता है, ये इस तरीके इसका मेथड होता है। ठीक है, अब आता है स्मार्ट कार्ड। देखिए, जो स्मार्ट कार्ड्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं एक ऐसे तरीके जहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं या ऑथेंटिकेशन कर लेते हैं किसी कार्ड होल्डर को, यानी कि थर्ड पार्टीज को। यानी कि आपने देखा हो जो आपके पास कार्ड होते हैं वहाँ पर आप उसको एक्सेस तो खुद भी करते हैं, लेकिन जिसके पास वो कार्ड होगा थर्ड पार्टी भी इजीली उसको यूज़ कर पाएगा अगर उसके पास उस चीज़ का ऑथेंटिकेशन है। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है?
पासवर्ड है, पिन कोड है, जो भी ऐसी चीज़ है जो उस कार्ड को यूज़ करने के लिए ज़रूरी होती है, तो थर्ड पार्टी भी उसको यूज़ कर सकती है। अब देखिए इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जो एक कार्ड होल्डर होता है वो उस पिन को यूज़ करता है, वो पिन पिन भी हो सकती है या बायोमेट्रिक डाटा भी होता है ऑथेंटिकेशन के लिए, यानी कि भाई ये कार्ड आपका ही है, तभी आप यूज़फुल इन्फॉर्मेशन उसमें डाल पाएंगे और अपने पैसे को एक्सेस कर पाएंगे या ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे जो पेमेंट्स कार्ड्स होते हैं, जो जिसमें डेबिट कार्ड हुआ या क्रेडिट कार्ड होते हैं, ये इशू किए जाते हैं किसके थ्रू, जो कमर्शियल क्रेडिट कार्ड कंपनीज होती है बैंक्स के थ्रू किए जाते हैं। और इसमें आपका जो फ़ायदा ये होता है कि इसमें थर्ड पार्टी इस चीज़ को यूज़ कर सकती है, आप किसी भी इंसान को अपना कार्ड देके उसको यूज़ करने की परमिशन दे सकते हैं, बशर्ते जो उसके पास डिटेल्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, वरना आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी कि ईटीएफएस। ठीक है, अब देखिए ये एक तरह की डिजिटल मूवमेंट है, डिजिटल मूवमेंट ही होगी क्योंकि भाई वो ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही पैसे को जो है वो क्या करता है, एक बैंक से दूसरे बैंक को इजीली ट्रांसफर मार देता है। तो ये एक तरह की जो डिजिटल ट्रांजेक्शन होती है, इसमें क्या होता है भाई, पेपर की डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत तो होती ही नहीं है। एक तरह से इसमें क्या होता है, जनरल पब्लिक हो या गवर्नमेंट एजेंसीज हो या बिजनेस हो या कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन या ऐसी संस्था हो जिसे पैसे जमा करने हो या लेने हो, वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इस चीज़ को यूज़ कर लेगा जिसमें पेपर वर्क्स नहीं होते, विदाउट हैविंग पेपर चेक्स। ठीक है, अब क्या होता है, इन सिंपल टर्म्स में जो ईटीएफ्स होता है, जो फंड होता है, वो क्या कर, जो ईटीएफ फंड्स होता है वो ट्रैक करता है, क्या ट्रैक करता है, सीएनएक्स निफ्टी या बीसीएस सेंसेक्स के इंडेक्स को क्या करता है, ये ट्रैक करता है। ठीक है, अब आता है टेलीफोन बैंकिंग। टेलीफोन बैंकिंग में क्या होता है, ये एक ऐसी बैंकिंग होती है जो आपको अलाउ करती है, आप अपने अकाउंट को क्या कर सकते हैं, बैलेंस को चेक कर सकते हैं, अपने डिपॉजिट्स को वेरीफाई कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, किसी चीज़ कुछ खरीद सकते हैं या फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है एबल हैं इस चीज़ को यूज़ करने के लिए, वेरीफाई, यहाँ तक कि आप लोन भी अप्लाई मार सकते हैं। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, डोंट इंक्लूड कैश, यानी कि आप ये ध्यान लीजिए, अगर आप ऑनलाइन चीज़ों की बातें कर रहे हैं, तरीकों की बातें हैं, तो ये सारे तरीकों में कैश जो होता है वो शामिल नहीं होता है, कैश शामिल नहीं होता है, सब कुछ वर्चुअल होता है, इसके अंदर चीज़ें होती हैं लेकिन आपको लगेगा हो रही है, लेकिन उसका फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है। ठीक है, अब आता है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग जो होती है ना, बहुत ही ईजी तरीका है, यानी कि यहाँ पे जो है आपका पैसा जो ट्रांसफ़र होता है ना, वो ई बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या वर्चुअल तो है ही है, लेकिन ये सारा का सारा एक वेबसाइट के थ्रू होता है। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग का जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ये सारा का सारा जो जो ट्रांसफ़र होता है पैसा है, जो भी आप चीज़ें अपनी अकाउंट में कर रहे हो, वो सारा क्या है, वेबसाइट के थ्रू होता है, वो किसी ऐप के थ्रू नहीं होता है। बस इसमें यही फ़र्क है, जो कस्टमर होता है वो बैंक की जो कंडक्ट करता है अपनी एक्टिविटी को, वह वेबसाइट के थ्रू करता है, बैंक की जो वेबसाइट दी गई होती है। जो वेब बेस्ड जो बैंकिंग होती है, एक तरह की आपकी सहायता करती है बैंक में, जो आपको परमिट करती है, क्या करते हैं कि जो भी होल्डर है अकाउंट का, वो अपनी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सके या फिर वो किसके थ्रू, वेब या इंटरनेट के थ्रू अपनी चीज़ों को देख सके। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, चाहे आप बिल पेमेंट कर लो, बैलेंस की रिक्वेस्ट डाल दो, स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट कर लो, या बैलेंस की इंक्वायरीज डाल दो। देखिए कुछ बैंक्स ऐसे भी होते हैं जो ऑनलाइन ही क्रेडिट कार्ड और जो आपकी डेबिट कार्ड जो लोन्स होते हैं ना, क्रेडिट कार्ड हुआ और लोन्स हुआ, उनकी एप्लीकेशन तक एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी कि सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग में आप ये समझ लीजिए कि जो एक ऐप में होते हैं फैसिलिटीज़, वही वेब पे होते हैं, बस फ़र्क है कि आपने ऐप के थ्रू की या फिर वेब के थ्रू। जब आप वेब के थ्रू करते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग बन जाता है। अकाउंट का जो डाटा होता है आप कभी भी जो है इंक्वायर कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, जब भी आपका मन करे आप उसकी अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये इंटरनेट बैंकिंग हो गई। जैसे एग्जांपल कर लो, आईसीआई की इंटरनेट बैंकिंग जो होती है वो अलग होती है। ठीक है, हर किसी की अलग होती है, लेकिन जो ऐप होता है वो बहुत ईजी होता है, लेकिन जो वेब बेस्ड इंटरनेट बैंकिंग होगी वो थोड़ी सी ट्रिकी होती है। जो आपकी फ़ोन ऐप वाली होती है वो ईजी सी होती है, लेकिन जो आपकी वेब बेस्ड बैंकिंग होती है, इंटरनेट बैंकिंग होती है, उसमें डिटेल्स ज़्यादा निकल कर आती हैं, ज़्यादा थोड़े से फंक्शंस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं इंटरनेट बैंकिंग में। अब है होम बैंकिंग।
होम बैंकिंग जो होता है एक तरह से ऐसी बैंक होती है जहाँ पर एक तरह की ऐसी प्रैक्टिस होती है जो आपको घर बैठे ही हेल्प करती है। ब्रांच में आपको जाना ही नहीं पड़ता, घर बैठे ही आपकी सारी की सारी जो प्रैक्टिस है वो कंडक्ट हो जाती है ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। एक तरह की जो ये देखिए इन हाउस बैंकिंग एक तरह से उन लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो कॉरपोरेट ग्रुप्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, जिनको बैंक के चक्कर ही नहीं लगाने हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, होम बैंकिंग कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाई इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप घर बैठ के ही अकाउंट की रिक्वेस्ट डाल सकते हो, कैश में डील कर सकते हो, बिल्स पे कर सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप जो है और भी चीज़ें फ्यू बटन्स आप जो है मतलब और भी कोई चीज़ ज़्यादा चीज़ें एक्टिविटी घर में बैठकर ही कर सकते हैं। इसका जो बेनिफिट्स होता है क्या होता है, इजी एक्सेस हो जाता है, 24 आवर्स अवेलेबल होता है, फिजिकल विजिट की ज़रूरत नहीं होती, जो आप बैंक में जाके किसी से इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। एक तरह से ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है, सिंपल लेस कॉस्टली होता है, और जो पेपर वर्क होता है वो भी कम होता है इसके अंदर, और जो फिजिकल ट्रांसफ़र होता है वो भी ना के बराबर है क्योंकि आप घर बैठ के कर रहे हैं। और ये जो रिस्क जो होता है इसमें क्या होता है, ख़त्म हो जाता है कि भाई आप बैंक में कैश लेके जा रहे हैं तो एक रिस्क है, लेकिन यहाँ पर क्या है, घर बैठकर ही सब कुछ हो जाएगा। और मेनली ये किसके लिए यूज़ हो जाता है, कॉरपोरेट ग्रुप्स और लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए ये यूज़ होता है। तो ये चैप्टर आपका क्लोज हो गया है। आप अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।